नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दरअसल यूपी में लॉकडाउन नहीं लगेगा, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में सीएम ने ये ऐलान किया है। साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान साफ सफाई में तेजी रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम ने कोविड-11 टीम के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान जो राज्य में हालात हैं उन पर चर्चा की गई। कोविड बेड और ऑक्सीजन बैकअप बढ़ाएंगे, 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम योगी ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ आदेश दिए गए हैं कि जो साप्ताहिक लॉकडाउन होगा उस दौरान साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि शहर शहर को सैनिटाइज किया जाए। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के हालात को लेकर नजर बनाए हुए हैं, लगातार हालात का जायजा भी ले रहे हैं। कोविड-11 टीम के साथ में मीटिंगों का दौर भी लगातार जारी है। कुल मिलाकर सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। और अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप जी, सीधा सवाल आपसे लूंगा, यूपी में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या सचमुच अभी हालात कंट्रोल में है यूपी में? हालात तो कंट्रोल में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यूपी कुछ जिले ठीक है, लेकिन कुछ जिले जो है लगभग 10 जिलों के आसपास की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि सूत्रों से खबर ये निकल के आ रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन यूपी में नहीं लगेगा, क्योंकि कारण 2-3 है इसके। पहला कारण तो चुनाव का है, जो आज लखनऊ चुनाव था, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, अभी तक और भी चुनाव होने हैं, तो अभी कंप्लीट लॉकडाउन तो लग ही नहीं सकता। बाकी अभी ये सोचा जरूर जा रहा है कि कुछ जिलों में जहाँ ये कोरोना का ग्राफ काफी हाई है, जैसे बनारस है, प्रयागराज है, कानपुर है, मेरठ है, लखनऊ सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लॉकडाउन की स्थिति बने, वो भी अभी नहीं बनेगी। फिलहाल नाइट कर्फ्यू या जो वीकेंड वाला जो चल रहा है, संडे वाला, वो ही चलता रहेगा, और जिसमें सारी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हर जिले में की जा सके, स्वच्छता का काम पूरा जारी रहे। तो कल जैसे लखनऊ में काफी अच्छे से स्वच्छता अभियान चलाया गया, तो चीजें अब इससे कुछ फायदा होता नहीं होता ये तो बाद में निकल के आएगा। फिलहाल कंप्लीट लॉकडाउन यूपी में नहीं लगेगा। सोर्सों से खबर मिल रही है कि अभी फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। जी सोहन। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर किया जाए। 1 साल का वक्त था हमारे पास जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था, उसके बाद कितना बेहतर देखते हैं आप स्वास्थ्य सुविधाओं को? अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी के लिहाज से सच कहूं तो यहाँ यूपी में किसी को नहीं पता था, यूपी के केंद्र में भी किसी को नहीं पता था कि ये बीमारी इस तरह से बैकफायर करेगी। ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि आप देख रहे थे वैक्सीन दूसरे देशों को दी जा रही थी, सारी बाहर जा रही थी, थोड़ा बहुत बाहर, लेकिन ये यहाँ किसी को नहीं पता था कि इतना बैकफायर करेगा। फिलहाल यूपी की स्थिति तो बहुत नाजुक है, साथ दिल्ली की भी आप देख रहे हैं काफी नाजुक बनी हुई है। और इस नाजुक स्थिति में भी लोगों ने कालाबाजारी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर मुख्य रूप से, और साथ में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसकी कालाबाजारी बड़े जोरों पर। फिलहाल आज जो सीएम योगी ने जो टीम 11 के साथ में बैठक की थी, उसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि रेमडेसिविर के 20,000 से 30,000 वायल आज यूपी में आ जाएंगे। 25,000 अभी 2 दिन पहले आए थे। तो फिलहाल इसकी जो कालाबाजारी करेगा उस पर सीधे सीधे रासुका गैंगस्टर लगेगा। तो ये चीजें उन्होंने बताई हुई है बाकायदा कि आदेश सख्त है, लेकिन चूंकि वो भी क्वारंटीन है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है। अधिकतर जो आईएएस जो लीड कर रहे थे डिपार्टमेंट को, एसीएस जो लीड कर रहे थे, वो भी क्वारंटीन में बने हुए हैं। इसलिए जो दूसरे नंबर के आईएएस है वही इन सब सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि लखनऊ में जो सीएमओ थे, काफी शिकायतें उनकी आ रही थी। ब्रजेश पाठक जी ने भी बताया था चिट्ठी लिखकर कि हमारा फोन नहीं उठाया, और 2 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची थी, जिससे योगेश प्रवीण जी की डेथ हो गई थी, इतिहासकार जो थे अपने। तो वो भी सीएमओ के ऊपर इन्होंने पूरी टीम बैठा दी है। अपर निदेशक लेवल के जो डॉक्टर जीएस वाजपेयी है, पहले आप सीएमओ रह चुके हैं लखनऊ, उनकी अगुवाई में 7 लोगों की टीम उनके ऊपर सीएमओ पर बैठा दी गई है। पूरी टीम बना दी गई है लखनऊ के अंदर। तो कहने मतलब चीजें साफ की जा रही, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि हालात काफी बेकाबू है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहे, लाख
मशक्कत के बावजूद मैं खुद कल लगा हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, लेकिन कोई सिलेंडर कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा। जहाँ है वो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जा रहा है। जी सोहन। चलिए, रेमडेसिविर की कालाबाजारी की आपने बात की, उस पर भी आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले लॉकडाउन को लेकर के एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से आपने बताया कि अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो अभी पूरी तरह से लॉकडाउन लगना यूपी में संभव भी नजर नहीं आ रहा है, तो क्या आप के नजरिए से मैं ये चीज समझना चाहूंगा कि 2 मई को परिणाम आने हैं, 2 मई के बाद क्या यूपी में लॉकडाउन लग सकता है, या फिर सरकार भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वो बनाने पर फोकस करेगा? क्या लगता है आपको? माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, उन्हीं पे ज्यादा ये फोकस कर रहे हैं। ये लोगों ने पिछली बार भी इसी पे ज्यादा फोकस किया था और वही इस बार भी करने की कोशिश में है। 2 मई के बाद क्या होता है ये तो भी नहीं कर सकते हैं। अगर 2 मई तक स्थिति ऐसे ही बेकाबू रही लखनऊ की, तो कोई इसमें 2 राय नहीं कि शायद लॉकडाउन में जाना पड़े, क्योंकि मजबूरी का नाम ही लॉकडाउन ये कह रही जनता इस समय। तो जा भी सकते हैं। फिलहाल तो अभी जो आपकी मैं वस्तु स्थिति बताता हूँ कि लॉकडाउन में जाने का सीएम योगी का कोई विचार नहीं है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में काफी व्यवस्था की गई है, उसी पे ही सारा काम चल रहा है, उसी को सुधारा जा रहा है। पिछले साल भी यही किया गया था, इस बार भी यही किया। उनके सामने मजबूरी है कि बाहर नहीं निकल सकते इस वक्त, क्योंकि खुद भी क्वारंटीन है। इस मजबूरी का भी लोग फायदा उठाए, क्योंकि आदेश ऊपर से तो आ जा रहा सारा, लेकिन नीचे तक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहा। जी सोन जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन का आपने जिक्र किया, उसकी कालाबाजारी का जिक्र किया। यूपी सरकार ने गुजरात से भी रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए थे। उसके अलावा खबरें अगले दिन ही निकलकर सामने आई थी, कानपुर में एसटीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा था जिनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़ा गया था, और बड़ी जो है इसके लिए रकम ली जा रही है, बाकायदा कालाबाजारी हो रही है, जिस तरह से आपने भी बताया। विशेषज्ञों के साथ मैं लगातार टच में हूं कोरोना मामलों को लेकर के। विशेषज्ञों से मेरी बात हुई तो उनका तो साफ तौर पर कहना है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो बहुत ही आपात स्थिति में कोरोना के पेशेंट्स को लगाया जाता है, यानी कि अगर आप शुरुआत में आपको हल्के से लक्षण दिखे, उसके बाद अगर आप रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं रेमडेसिविर को लेकर के लोगों के मन में अभी भी भ्रम बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी कालाबाजारी जो है वो जोर पकड़ रही है, और जो लोग हैं जो इसका कारोबार करने का इस वक्त सोच रहे हैं, वो सीधे ये कहें कि लोगों की जान का सौदा कर रहे हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा इस वक्त? जनता की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर पर्चे में इस इंजेक्शन को लिख रहा है, जब ये इंजेक्शन लिखा जाएगा तो पब्लिक तो भागेगी ही। हर डॉक्टर की इसी इंजेक्शन को लिख रहा है, जैसे लगता है कि कोरोना की ही दवा एक है, बाकी कोई दवा नहीं है इस समय। तो ये डॉक्टर की गलती है। हर पर्चे में सिर्फ यही इंजेक्शन लिख के चला आ रहा है, तो डॉक्टर भाग रहे हैं, आदमी जनता भाग रही है इसको लेने के लिए। जिनको नहीं जरूरत है वो सोचे लाओ लेकर रख लें, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। यही हाल ऑक्सीजन सिलेंडर का है, जिनको नहीं भी जरूरत है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखे लेने की, पता नहीं उनको घर में क्या जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अस्पताल जाना यहाँ पर अपनी मौत को बुलाने के बराबर जनता समझ रही है। अस्पताल, क्योंकि अस्पताल में जाने के लिए भी आपको कई सिस्टम में उनसे गुजरना पड़ रहा। पहली सिस्टम ये है कि सीएमओ का रेफरल लेटर चाहिए होगा वहाँ एडमिट कराने के लिए, ये एक बड़ी चीज बना दी। हालांकि गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था ये कि कुछ अस्पताल एडमिट नहीं कर रहे थे लोगों को, इसलिए इस रेफरल लेटर को लागू किया गया कि सीएमओ का लेटर चाहिए होगा। लेकिन उस सीएमओ लेटर के बनने के लिए भी बड़ी मशक्कतें हैं। तो कहने मतलब है कि कागजी कार्रवाई इतनी लंबी हो गई कि आदमी अस्पताल जाने से पहले ही कोमा में चला जा रहा है, जिसे कह सकते हैं। तो उसके लिए जनता ये सोच रही कि हम कुछ अपने आप कर लें, और इसी का फायदा जो भ्रष्टाचारी है वो कालाबाजारी है, उन इंजेक्शनों को अपने पास अच्छे ले रहे हैं। मेरी भी कल 2 लोगों से बात हुई थी जिन्होंने 30,000 में एक इंजेक्शन बताया था, 30,000 में एक इंजेक्शन बताया था, जबकि यहाँ पर हर जिलों को मेडिकल कुछ सीएमओ से जिलों की सीएमओ से बात बताता हमें अलॉटमेंट हो गया थोड़ा, लेकिन वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पताल वाले तुरंत इंजेक्शन को लिख देते कि जाओ इस इंजेक्शन लाओ, बाकी सारा काम हम कर देंगे। तो ये डॉक्टर ही लिखने तभी तो जनता भागेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अनुप शुक्ला जो पूरे मामले को लेकर के हमें जानकारी दे रहे थे। चलिए खैर, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर दिल्ली से है। दरअसल दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, और अब जब लॉकडाउन की घोषणा हुई है तो उसके बाद जो शराब के ठेके हैं वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, और ये वही आलम है जो इससे पहले देखने को मिला था। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछली बार जब शराब की दुकानें खुली थी तो जो दुकानों के बाहर आलम देखने को मिला था, तो हालात ये हो गए थे उस वक्त की जो
जो सोशल मीडिया है उसमें टॉप ट्रेंड जो है वो लिकर कर रहा था। और एक बार फिर से जब लॉकडाउन की घोषणा हुई है, आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा, तो उसको लेकर के जो लोग हैं वो शराब का स्टॉक भरने लगे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो शराब के ठेकों के बाहर ये कह सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ लगी हुई है वो एक तरह से कोरोना को दावत दे रही है। तो जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से शराब के ठेकों के बाहर लोग बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही कुछ लोगों ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं वो कोरोना को दावत दे रहे हैं। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। दरअसल जब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी तो क्या सरकार को ये पता नहीं था कि जो शराब के ठेके हैं उनके बाहर भी लोगों की भीड़ जमा होगी? तो इसको लेकर के आखिर क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई थी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। तस्वीरें खुद ब खुद पूरी गवाही दे रही हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हुई है, किस तरह से लोग शराब के लिए कोरोना को तो जैसे हल्के में ले रहे हैं। कोरोना बाहर है, दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं, लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं अगर इनमें से कोई एक भी कोरोना संक्रमित हुआ तो वो कोरोना कैरियर के रूप में काम करेगा। तस्वीरें आपने देखी, वहीं अब कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के किस तरह के ऐलान किए गए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल इस दौरान जो निजी दफ्तर हैं वहां पर वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में जरूरी सेवाएं जो हैं वो चलती रहेंगी। दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा। सरकारी दफ्तरों और जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी को भी लॉकडाउन से छूट रहेगी। सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, रेस्तरां की अगर मैं बात करूं तो रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी। होम डिलीवरी या फिर टेक अवे की इजाजत जारी रहेगी। अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली विभाग को छूट रहेगी। अस्पताल जाने, वैक्सीन लगवाने वालों को छूट दी जाएगी। सरकारी दफ्तरों में कुछ ही अफसरों के जाने की इजाजत मिलेगी। आपको बता दें कि आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ये कहा है कि दिल्ली में हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं, और जब हालात खराब हो रहे हैं तो उसको लेकर के अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और उससे भी बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि क्या लॉकडाउन से, क्या पाबंदियों के पहरे से कोरोना हार पाएगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान हो गया है दिल्ली में। आज रात से लॉकडाउन जो है वो लागू हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन से पहले शराब के ठेकों पर जिस तरह की भीड़ देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उसके बाद जिस तरह से ये भीड़ उमड़ी है, तो क्या इन लोगों के लिए शराब पीना ज्यादा जरूरी है, जबकि बाहर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है वो कहीं ना कहीं कोरोना को दावत देती हुई नजर आ रही है? इस तरीके से दिल्ली में आज लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रखती है कि जिस तरीके से भीड़ को शांत करने के लिए, लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए सरकार लॉकडाउन तक लगा रही है। उसके बावजूद जो लोग हैं मात्र दारू के लिए, जो शराब है, शराब पीने के जो आदी लोग हैं वो बिल्कुल ठेकों पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तो भीड़ पूरी तरीके से उमड़ी हुई है। लोग शराब पीने के लिए ठेकों पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ना तो वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से लॉकडाउन का जो है उसका बिल्कुल एकदम पालन नहीं कर रहे हैं लोग जी। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। दरअसल जब पिछली बार लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खुली थी तो इसी तरह की तस्वीरें नजर आई थी। उस वक्त भी इसी तरह से लोग जो है वो शराब के ठेकों के बाहर नजर आए थे। तो क्या सरकार ने ये कहें कि इस ओर ध्यान नहीं दिया, या फिर सरकार के जहन में ये बात नहीं रही कि अब लॉकडाउन की घोषणा हो गई है, उसके बाद लोगों की भीड़ वहां पर जुट सकती है? आखिर इसके लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए पहले से? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल अपने आप में उठता है।
समझिए इस तरीके की जो है तस्वीरें वो लगातार आती रहती है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी तस्वीरें गाजियाबाद से भी आई थी। गाजियाबाद जिस तरीके से गाजियाबाद में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद में जो संडे का जो लॉकडाउन रखा गया था, उसके बाद में गाजियाबाद से ऐसी तस्वीरें आई थी कि जो गाजियाबाद के जो शराब के ठेके थे उन पर भी काफी भीड़ देखी जा रही थी। उसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से लगातार जो लॉकडाउन है उसको दिल्ली में पूरी तरीके से संपूर्ण लगा दिया गया है। पूरे एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया। उसके बावजूद जो हम ठेके पर पहुंचे, जो हमने भीड़ देखी, वो लगातार वहाँ पर जो भीड़ है लोगों की वो लगातार पहुंच रही है। पुलिस है वहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, पूरे जो शराब का ठेका था वहाँ तो उस पर एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा था। बाकी कोई किसी तरीके की, मैं आपको बता देता हूँ, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वहाँ पर बोला जा रहा था, लोग पूरे एक दूसरे के ऊपर उमड़े हुए थे। लगातार सैकड़ों की जो भीड़ थी लगातार वहाँ पर हुजूम जुमड़ा हुआ था। और आपको बता देता हूँ, लोग लगातार शराब लेने के लिए इतनी भीड़ उमड़ रही थी, ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है, उसके बावजूद इस तरीके की भीड़ देखे जाना लगातार जो, एक चीज और बता देता हूँ, जिस तरीके से जो मजदूर है लॉकडाउन लगने के बाद में लगातार, चलिए उस सवाल पर भी मैं आऊंगा। सबसे पहले मैं उन मजदूरों की बाइटें अपने दर्शकों को सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से आप प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ है तो उसके बाद प्रवासी मजदूरों के मन में भी डर बैठ गया है। पिछली बार जब लॉकडाउन लागू हुआ था तो लोगों को अपने घरों को लौटने का वक्त नहीं मिल पाया था, और उसके बाद जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी वो सबने देखी थी। पूरा जो दुनिया है वो इस बात की गवाह बनी थी। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, पैनल प्रोड्यूसर हैं, वो तस्वीरें दिखाएं कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो किस तरह से अब एक बार फिर से घरों को लौटने लगे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अब जो प्रवासी मजदूर हैं वो घरों को लौटने लगे हैं। आपको बता दें कि लगातार पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को वापस घर लौटने का मौका नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, वो दिल्ली में ही फंस गए थे। इस वक्त इस तरह के हालात ना बने, इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन होते ही पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली के बस अड्डों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर भारी भीड़ उमड़ी है। अपने घर गांव की ओर कामगार लौटने लगे हैं। आनंद विहार, कौशाम्बी बस अड्डों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। मैं चाहूंगा कि उन प्रवासी मजदूरों की बाइटें भी हम अपने दर्शकों को सुनाएं। क्या कुछ उन प्रवासी मजदूरों का कहना है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सूरज नाम है। कहाँ जा रहे हैं? आजमगढ़। तो कहाँ काम करते हैं? काम करते थे हरियाणा में। तो क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। तो क्या डर है मन में? मन में डर है कि घर पहुंच जाएं और कुछ भी नहीं है। तो पहले कितनी दिक्कत हुई थी? पहले पैदल गए थे, अपनी खुद की पहले ही जा रहे हैं? नहीं, पहले भी गया था, अपनी गाड़ी थी, गाड़ी से गए थे। तो अब कितना डर है मन में? अब भी थोड़ा डर है। तो कितना डर है मन में? अब तो इसलिए पहले ही निकल रहे हैं। तो दिल्ली में पता आपको लॉकडाउन लगा दिया है, तो इसलिए पहले ही जा रहे हैं। इसलिए जा क्या रहे हैं। कहेंगे इस बात पर? इस बात के कहें कि लग गया, सही से घर पहुंच जाए हम। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। हाँ बताइए, क्या हुआ, क्यों जा रहे हैं? जैसे लॉकडाउन के चक्कर में जा रहे हैं। पिछली बार पैदल चले थे, पाँव में छाले पड़ गए, इसलिए जा रहे हैं हम। अब पहले ही बस ना मिली, अब बस टेम्पो करके आए, 500 रुपये किराया फूंक के नांगलोई से हाँ आनंद विहार तक 500 रुपये में आए। तो मन में कितना डर है? डर कैसे ना, जब पहले ही छाले पड़ गए तो बताओ अब कहाँ तक करें, न खाने को राशन न पानी। क्या करते हैं दिल्ली में आप? कुछ ना, बस वैसे काम है अपना सिविल लाइन का। सीवर लाइन का काम? जी। तो आप तो बहुत मेहनत का काम करते हैं। सीवर मेहनत तो काम है ही हूँ। अब रोटी पानी ना कुछ ना, लॉकडाउन लगाओ क्या करें गांव में। कम से कम जब पहले लॉकडाउन लगा था क्या स्थिति थी, कैसे घर पहुंचे थे? पैदल ही पहुंचे थे, और क्या पहुंचे थे, छाले पड़ गए, बताओ कैसे कैसे। तो इसलिए जिस तरीके से ना ऐलान बस किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन का दिल्ली में, तो इसलिए आप पहले निकल जा रहे हैं। अब पहले जाने में फायदा, अब कैसे करेंगे बताओ। तो पहले चले जाए तो ठीक है। अब जो 4 दिन को लगा, 6 दिन को, जबकि जब देखी जाएगी, जब आएंगे ना आएंगे, अब हमें मुश्किल आएंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इरशाद। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बरेली रहते हैं। यहाँ हम दिल्ली में काम करते हैं कढ़ाई का। पिछले लॉकडाउन की वजह से डर के मारे अब इसलिए पहले निकलना चाह रहे हैं घर। तो कितनी तकलीफ हुई थी पहले भी बहुत तकलीफ हुई थी। अब उस तकलीफ को याद करके हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो, पहले जैसा माहौल हो जाए। अब इसलिए पहले ही जाना चाहते हैं। आप विकलांग हैं, आपके दोनों पैर नहीं, तो आप चल नहीं पाते हैं ना। तो पहले कितनी तकलीफ हुई? तो और आपके साथ एक घटना कैसे घटी थी, और ये आपको या बचपन से? हम तो गए थे पहले थोड़ा दूर, मुरादाबाद पहुंच गए, गाजियाबाद पहुंच गए, ऐसे करके टुकड़ों में परेशानी से।
इसलिए हमें पहले के मारे डर के मारे अब सोच रहे हैं पहले चले जाते हैं। तो आपके जो पैर कैसे खराब हुए? पैर तो हमारे बचपन में खराब हो गए। बचपन से ही। तो पहले जो लॉकडाउन लगा था, अचानक लगा था, तो कितनी तकलीफ हुई थी और कितने दिन में आप अपने घर पहुंचे थे? हम 2 दिन में पहुँचे। तो इस वक्त जैसे लॉकडाउन 8 दिन का लगा दिया गया, 1 हफ्ते का करके, तो इसलिए आप पहले ही निकल रहे हैं। पहले ही निकल रहे हैं, क्या पता आगे बढ़ जाएगी। अपना नाम बता दीजिए। प्रवासी मजदूरों की जो तस्वीरें पिछले साल हमारे सामने आई थी वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे जहन में ताजा हैं। दरअसल लॉकडाउन का अगर सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ता है तो वो इन प्रवासी कामगारों पर पड़ता है। दरअसल ना तो ये अपने घर में रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं और फिर इनका काम धंधा भी बंद हो जाता है और अब इनके पास घरों को लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो ऐसे में एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं। हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है लॉकडाउन का तो वो प्रवासी मजदूरों को होता है, क्योंकि ये कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें रोजाना की दिहाड़ी पर जो लोग काम करते हैं, सुबह काम करते हैं, शाम के वक्त उन्हें पैसे मिलते हैं। उसके बाद जब 1 हफ्ते का लॉकडाउन अगर मैं बात करूं तो 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगता है तो उसके बाद उनके पास अगले दिन रोटी खाने तक के पैसे नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं यहाँ पर। जैसे ही लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था उसके बाद हम जो गाजियाबाद का जो कौशाम्बी बस स्टॉप है वहां पर हम पहुंचे अचानक। जब हमने देखा था कि वहां पे काफी सैकड़ों की भीड़ में लगातार हजारों की भीड़ लगातार उमड़ रही थी। जब हमने जाकर वहां पे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, दिल्ली में या दिल्ली के कुछ आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोग हरियाणा से भी आ रहे हैं, जो लॉकडाउन की स्थिति हो गई है इस वजह से जिस तरीके से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, हम इसलिए अपने घर जा रहे हैं। तो जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि इस तरीके की घटना क्यों बन रही है कि आप घर जा रहे हैं, उन्होंने सीधा बोला है, जो बता रहे हैं मजदूर कि जिस तरीके से पहले लॉकडाउन को लगातार बढ़ाते रहे, मन में यही डर है कि पिछली साल हमारे साथ हुआ ऐसा ना हो जाए कि हमें 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पैदल ना जाना पड़ जाए, इसलिए हम पहले ही निकल रहे हैं ताकि हमारे साथ कोई ज्यादा दिक्कत ना बने। क्योंकि उसमें ज्यादातर जो मजदूर लोग हैं सारे मजदूर प्रवासी हैं, जो दूसरे राज्य जो उत्तर प्रदेश और अन्य बिहार तक के जाने वाले जो प्रवासी हैं वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है ना वो कोरोना का 1 साल का अनुभव है। 1 साल पहले जब इस तरह के हालात बने थे तो उस वक्त कई दिक्कतें सामने आई थी, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की बात हो चाहे कोई अन्य बातें हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि हमने उस बार जब पिछली बार लॉकडाउन लगाया था उस वक्त जो दिक्कतें आई थी उनसे कितना सीखा है। तो अब जब लॉकडाउन एक बार फिर से लगाया जा रहा है, दिल्ली में आज रात से लागू हो जाएगा, तो क्या सरकार ने पिछली बार जो कुछ हुआ था उससे सबक लिया है? क्या सरकार ने, जैसे प्रवासी मजदूरों की बात करूं मैं या फिर दूसरी कोई बात करूं, तो क्या इंतजामात इस वक्त पुख्ता नजर आ रहे हैं? जी अभी तक तो कोई ऐसा इंतजाम देखने को सामने नहीं आया है। मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से जो मजदूर हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं दिल्ली की तरफ से, लगातार जो गाजियाबाद के सटे हुए जो बस स्टॉप है वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसे गाजियाबाद का जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौशाम्बी बस डिपो है, उसके बाद में जो मोहन नगर है, मोहन नगर का भी पूरा इलाका मैं आपको बता देता हूँ, वहां भी सैकड़ों की भीड़ लगातार तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, वहां से भी बस पकड़ रहे हैं। ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश के और जो आगे के जाने वाले जो प्रवासी हैं, जो उत्तराखंड जाने वाले हैं या उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, वो लगातार दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने अपने गंतव्य के लिए वाहन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कुछ मजदूर या कुछ अन्य लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि वहाँ की बस कहाँ से मिलेगी या वहाँ की बस कहाँ नहीं मिल पा रही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं या कुछ मजदूर लोग ऐसे भी थे उसमें जिनको बस नहीं मिल पा रही, क्योंकि एक साथ बिल्कुल एकदम हजारों की भीड़ उमड़ जाना, अचानक लॉकडाउन का होना, तो ये सब चीज एक अपने आप में बड़ी बात रखते हैं कि अचानक जिस तरीके से लॉकडाउन का निर्णय लिया गया उसके बाद में जो प्रवासी मजदूर है लगातार रोड पर निकले और बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद कुछ जो मजदूर है उनको बस नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं इंतजाम की बात करूं तो इंतजाम अभी खास देखने को नहीं मिले, ना ही कोई ऐसी इंतजाम मिले कि काफी बसें बढ़ा दी गई हों या कुछ इस तरीके के, क्योंकि कुछ मजदूर या अन्य लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने हमसे पूछा कि वहाँ की बस नहीं मिल पा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता नितिन जो पूरे मामले को लेकर के हमें जानकारी दे रहे थे। दरअसल जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास लॉकडाउन का कहें या फिर कोरोना का कहें 1 साल का अनुभव है, लेकिन उस 1 साल में हमने कितना सीखा है वो अब
अमली जामा उसको पहनाने का वक्त आ गया है। क्योंकि अगर अब लॉकडाउन सरकार लगाती भी है तो उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं या फिर हालात किस तरह के बन सकते हैं वो अब सरकार को पता है। अब ऐसे में उम्मीद तो यही करेंगे कि तमाम जो दिक्कतें पिछली बार हुई थी वो दिक्कतें इस वक्त सामने नहीं आएंगी, क्योंकि जिस तरह की भीड़ पिछली बार बस स्टॉप पर उमड़ी थी या फिर रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी थी तो उसने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल वहां पर यह उठ रहा था कि क्या ये भीड़ अपने साथ जो राज्य हैं जहां को ये लोग जा रहे हैं वहां कोरोना लेकर तो नहीं जा रही है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि जो इंतजामात हैं वो इस बार दुरुस्त नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।